धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खास तौर पर। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के नेताओं के जो दौरे हो रहे हैं उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान जो है खाड़ी देशों का दौरा क्यों नहीं कर रहा है, और भारत जो है वो खाड़ी देशों के दौरे में ज्यादा क्यों व्यस्त है। इसी के साथ और भी बहुत सारी खबरें जुड़ी हुई आ रही हैं, क्योंकि एक देश के एक राष्ट्रपति को उसकी पत्नी ने ऐसा करारा तमाचा जड़ा कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज डॉक्टर डैंग वाले स्टाइल में सुनाई दे रही है। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अब पहले अपडेट से शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की, जो आ रहा है मणिपुर से जुड़ा हुआ। मणिपुर का जो राज्यपाल है, क्या कमाल का राज्यपाल है। जनता सड़क पे है और वो एयरलिफ्ट करके सीधे राजभवन पहुंच जा रहा है हवाई अड्डे से। दूसरा, राजधानी दिल्ली में भी मणिपुर को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या जानकारी है आपके पास? जो कल हमने चर्चा की थी, बातें आगे और बढ़ रही हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है मणिपुर इंटीग्रेशन का, वो लोग पीछे हटने को 6 किलोमीटर लंबा या लंबी मानव श्रृंखला बनाई, यानी हाथ पकड़ के एक दूसरे से। तो इनके पास काफी समर्थन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक मणिपुर सरकार की बात कहें या केंद्र की बात कहें, तो कहीं ना कहीं से टकराव की राजनीति कर रहे हैं, वहां जनता के साथ नहीं आ रहे हैं। और टकराव की राजनीति बड़ी मुश्किल से वहां कुछ हद तक शांति हुई है। दो खेमों के बीच में, दो जनजातियों के बीच में लड़ाई जो शांत हुआ था, उसको फिर से शुरू होने का मिल रहा है। यहां तक भी किया गया कि राज्यपाल जब हवाई अड्डा से इन्हें जाना था अपने राज्यपाल घर पे, तो इनको हेलीकॉप्टर से लेके जाया गया है, जिससे कि और भी अधिक गुस्सा बढ़ा है जनता के बीच में और इनके प्रतिनिधियों के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर उनके बीच में। अब देखते हैं ये भाजपा की सरकार, जहां उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट है, उन्हीं का होम मिनिस्टर है, उन्हीं के प्रधानमंत्री है, किस तरह से इसको सल्टाते हैं, किस तरह से उसको शांत करते हैं। जी, क्या है चिकन नेक, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ये अब वहां के किसी मंत्री ने या कुछ लोगों ने कहा, खासकर जब वहां के प्रधानमंत्री जब चीन गए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि बांग्लादेशी एकमात्र जो है बांग्लादेश के नीचे के समुद्र का, उसका देख रेख करने वाला चीन को इसमें आना चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर से जो पानी आता है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि हाल फिलहाल का एक न्यूज आया है किसी सैटेलाइट पिक्चर के साथ, जो आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है, वह यह है कि 90% पानी पर चीन कंट्रोल कर रहा है वहां से। अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। और इस पर हेमंत बिस्वा जो है सो कूद पड़े कि यदि हमारे यहाँ चिकन नेक की बात कर रहे हो, जो कि मुख्य रूप से पूर्णिया और बगडोगरा एयरपोर्ट के बीच में उस रास्ते में है, सिलीगुड़ी तक जाने में बगडोगरा एयरपोर्ट है, जो कि बड़ा पतला सा है। नेपाल एक तरफ है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। तो उसको यदि दबाने की बात करो, तो तुम्हारा जो चिकन नेक है, एक चिटगांव से जो वो जाता है, ढाका जाता है, तो वो चिटगांव अलग हो जाएगा, और दूसरा एक रंगपुर है वो हो जाएगा। तो उसको हम खत्म कर देंगे तो क्या करोगे? विश्वा को इसमें जहां तक मेरी समझ है बोलने की जरूरत नहीं है। देश के विदेश मंत्रालय है, विदेश के रक्षा मंत्रालय मंत्री हैं, और हमें बहुत पता है कि पाकिस्तान से भी बहुत कमजोर है बांग्लादेश। हमारे सामने 2-3 दिन नहीं टिक सकता है। यदि बांग्लादेश हम लड़ेंगे तो उसके चिकन नेक को हम पकड़ने थोड़ी जाएंगे। पूरे बांग्लादेश पे कब्जा की बात करेंगे, या ढाका में हम अपनी सेना उतारेंगे, चिट्टागांव वगैरह जो भी है प्रमुख प्रमुख जगहों पर। तो ये बेकार की बात करके वहां की अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि इनकी भी राजनीतिक हैसियत है और कुछ नहीं है। जी, चलिए अगली खबर है न्यूजीलैंड से। भारत के ईमेल पढ़ना क्यों पसंद नहीं करती हैं वहां की मंत्री? उन्होंने जो कहा था, कुछ सवाल आया था कि भारत के जो रिफ्यूजीज हैं उन पे कुछ सवाल आया था, तो इनका जवाब देते वक्त उन्होंने कहा था कि भारत से आए हुए ईमेल में उन्हें डर होता है, स्पैम होते हैं, यानी कुछ फंसाया जा सकता है, पैसे निकाल जा सकता है, बिना मतलब का भीड़ लगा रहता है, और उसको स्पैम में डाल देती है, इसलिए कुछ भी नहीं पढ़ती है और उन्हें पढ़ना नहीं पसंद है। इसलिए वहां की जो लेबर पार्टी की एक भारतीय मूल की है, प्रियंका कृष्णन,
राधा कृष्णन, हम्म। ये कहती है कि यह नस्लवादी यानी भेदभाव वाली बात है, भारत को नीचे दिखाया जा रहा है वगैरह वगैरह, यह शोभा नहीं देती है। अब वो लोग जाने, उनका अंदरूनी मामला है। जहां तक भारत की बात है, यदि जी भारत का आधिकारिक तौर पर कोई मेल जाता है तो संभवतः ये इनको नहीं जाएगा, वह किसी और को जाएगा या डायरेक्ट यहाँ के मंत्रालय से जाएगा। बिल्कुल। और उसका ये ना देखे ऐसी संभावना नहीं बनती है। नहीं नहीं तो फिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंध का जी न्यूजीलैंड बड़ चेहरा है। और तब हमारे एम्बेसडर को जाना, इनको तलब करना चाहिए भारत को कि जाके न्यूजीलैंड को बताओ भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो। ना कि वहां का जी जो भी जी। लोकसभा या होते, और हमारा कोई इसमें रोल नहीं बनता है जी। 53 साल के गोरे अंग्रेज को क्या हुआ कि वो कार लेकर ब्रिटेन में लोगों की भीड़ पर चढ़ गया और दर्जन लोगों को घायल कर दिया, और उसे आतंकवादी भी नहीं कहा जा रहा है। ये पागलपन जो है, मैंने कहा जैसे कि हर जगह फैल रहा है, अजीबोगरीब हालत हो गई। अब ये कार चला रहा है, 53 साल का है, टैक्सी ड्राइवर है लगता है, ऐसा जैसा मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरी गलतफहमी भी हो। और इसने जो है 147 लोगों को घायल कर दिया शाम में, जबकि लोग जश्न मना रहे थे। उनकी टीम जीती थी, कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग था। और 60-70 फीट करीब उसने रगड़ा। जब रुक गया तो लोगों ने इस पर धावा बोला, मारना चाहा। ये पकड़ा जाता तो मार ही दिया होता। खैर लकली कोई मरा नहीं है। पुलिस आई, पकड़ के ले गई। पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें कोई पागलपन का दौरा भी नहीं है, कोई आतंकवादी वो चीज भी नहीं है, किसी संगठन का बंदा भी नहीं है। तो इस तरह से यदि पागलपन का भी दौरा नहीं, यदि यह मानसिक स्थिति वहां के लोगों की हो रही है, हाथ में कार हो, हाथ में चाकू हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, और उसको इससे शांति मिलती है कि दूसरे लोगों को मार दे, तो यह जो कल्चर पैदा हो रहा है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, यह भयावह है। और वहां की जनता इस पर ना सोचती है, यदि इसका ना इलाज करती है, और केवल साइकेट्रिस्ट इसके इलाज करने में असफल होंगे, क्योंकि यह मास स्केल पे हो रहा है। यह उसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर को जब तक ना बदलेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी। और एक नए रूप में आ रहा है। हम क्लाइमेट से लड़ रहे हैं, युद्ध से लड़ रहे हैं, एक नया चीज आ रहा है जी। बिल्कुल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रिगेड मैक्रों आखिर क्यों थप्पड़ मार देती हैं अपने पति मैक्रों को, एमानुएल मैक्रों को? ये ये भी अजीब बात है। वियतनाम में जब उतर रहे होते हैं और जब दरवाजा खुला है इनके विमान का, यानी प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट का, तो उस समय इन्हें आइडिया नहीं था कि कैमरा अभी वहां पहुंच चुका है। दूर से कैमरा एक एक गतिविधि में करते हैं, तो कैमरा में ये नहीं दिखाया गया कि थप्पड़ मारा। कैमरा में ये दिखाया गया कि अचानक अपना सर ये पत्नी की तरफ से मतलब दूर करते हैं, हटाते हैं, और चेहरे पे इस तरह की चीजें आती हैं। और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि भाई मैं कैमरा में आ गया हूं, तो जब हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। जब नीचे आना शुरू करते हैं, ये पीछे इनकी पत्नी अपना हाथ बढ़ाते हैं। जनरली होता है कम से कम पाश्चात्य सभ्यता में, हमारे भी आता है कि अपनी पत्नी को साथ दें। उन्होंने इनकार कर दिया। तो दोनों के बीच में कुछ टशन हुआ है। उन्होंने मारा है कि नहीं मारा पता नहीं, ऐसा लगता है कि धक्का दिया है, चेहरा लग के, हो सकता है थप्पड़ भी चला हो। तो मेट्रो से जब पूछा गया, तब पहले बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहा कि भैया कैमरा में तो आ गए। तो नहीं नहीं, वो मतलब हमारी अंदरूनी बातचीत है। और फ्रांस के जो लोग कहते हैं कि जो लोग मैक्रों के खिलाफ जबरदस्ती इसका मतलब वो फैला रहे हैं, कर रहे हैं, या पति पत्नी की नोक झोंक चलती रहती है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो मैं नोक झोंक मानने को तैयार हूं, लेकिन उनका गुस्सा तब तक जाहिर है जब तक कि वो नीचे उतर के नहीं आ रही। वो कह रही भाई तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे आ रही हूं, और मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे सहारा की, मैं स्वतंत्र हूं। कुछ हुआ होगा, जो भी है वह किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा को लेकर 100% नहीं, ये मैं श्योर हूं जी। इससे पहले हमने देखा मैक्रो एक बार टहलने के लिए जा रहे थे, एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया और उनको एक तरारा तमाचा जड़ दिया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, और इस बार भी बहुत सारे मीम बन रहे हैं। तो ये मैक्रो थप्पड़ खाने वाले नेता बन गए हैं क्या? शायद वहां के भी लोग जो केजरीवाल के साथ करते थे उनका वीडियो देखा होगा। अच्छा। तो इससे अधिक मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। चलिए, एक बड़ा घटनाक्रम है, उस पर तो बात करेंगे ना सर। वियतनाम पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, और वो वहां से निकले भी नहीं कि चाइना ने ऐलान कर दिया कि कोरोना के दौर से जो ट्रेन बंद पड़ी हुई थी वियतनाम जाने के लिए, उसे अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो संयोग तो हो नहीं सकता सर ये? नहीं, ये संयोग नहीं। इनका वियतनाम दौरा उसके बाद से आसपास के इंडो चाइना उस कंट्रीज में जा रहे हैं, उसके बाद से अजरबैजान ये सब जा रहे हैं।
तो इनका लक्ष्य क्या है? ट्रेड है, मेनली ट्रेड है, व्यापार है। और अमेरिका का जो दबाव आ रहा है पूरे यूरोपियन यूनियन पे, यूरोपियन यूनियन छटपटा रहा है, जिससे फ्रांस भी छटपटा रहा है और यह नया रास्ता खोलना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू है कि चीन का जो बढ़ता दबदबा है उसके वित्त पूंजी का, जो वियतनाम में भी है, अन्य देशों में भी है। इनका ट्रेन वियतनाम जाता है, एक नया ट्रेन वो BRI के तहत में चीन ने ईरान तक ट्रेन भेज दिया, जो 2 हफ्ते में ट्रेन से जाएगा। एक लंबी गाड़ी जाती है वहां पे और शुरू हो गया। यानी अमेरिका का कितना भी दबाव हो तेल का, ईरान का, इस मुद्दे से थोड़ा अलग है, लेकिन जानना चाहिए हमारे जनता को कि जहाज नहीं आने देंगे, घेर लेंगे, पकड़ लेंगे, वो करेंगे। अब इसने सड़क मार्ग कर दिया भैया लो, और वहां से भारी मात्रा में चीन से गया है सोलर एनर्जी के बनने वाले इक्विपमेंट। तो खैर ये इनका जहां तक वियतनाम में है, तो चीन दिखाना चाहता है कि भाई अमेरिका जो तुम्हें लूट रहा था, जो कर रहा था, या फ्रांसीसी जो आ रहा है, उससे अधिक हमारा सस्ता है, टिकाऊ है और हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए उनके पास भागो मत। खासकर वियतनाम के लिए संदेश जाता है कि वियतनाम को अभी भी अपने आप को एक समाजवादी देश वैसे ही कहता है जैसे चीन है, हालांकि दोनों समाजवादी देश नहीं है, बाजार को ही ये प्रमुखता देते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दोनों करीब हैं और जियोग्राफिकली तो दोनों का मतलब बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री सटाई हुआ है, इसलिए यह चीन की यह कार्रवाई हुई है। ठीक। जी चलिए अब रुख कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। और जो तस्वीर आई है कुर्स्क से, वो बताती है कि धर्म स्थलों को भी नहीं छोड़ रहा है यूक्रेन, चर्च को जला दिया। काश यही तस्वीर अगर यूक्रेन से आ जाती तो पूरी दुनिया में शायद हंगामा हो रहा होता। आपने बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन ने अपने यहां भी खास चर्चों के ऊपर जो स्वतंत्र रूप से काम करते थे, उनकी संपत्ति हड़प ली, उनको बंद कर दिया, उनके लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाला। कहीं से भी यह तानाशाह किसी भी तरह के, हालांकि खुद ही धार्मिक अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, लेकिन धर्म के वो स्थल जो इनके विरोध में जाते हैं उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। यानी दुनिया का गॉड एक है ये नहीं मानते हैं। और इस तरह से इन्होंने कुर्स्क में जो किया, कुर्स्क को बदनाम करने की कोशिश, कुर्स्क को बर्बाद करने की कोशिश जारी है। और इसी के कारण में रूस को यह अधिकार एक तरह से मिलता है। युद्ध का हम समर्थन नहीं करते तो सबको मालूम है, लेकिन वह सुमी में काफी तेज से बढ़ रहे हैं। और सुमी में ना भी तो पिछले 3 दिन में इन्होंने 2-3 इस्टेब्लिशमेंट पर कब्जा भी कर लिया है, कुर्स्क से सटे हुए यूक्रेन के क्षेत्रों में। जी तो क्या इसीलिए जर्मन के चांसलर को कहना पड़ रहा है कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब लोग अब यूक्रेन पे जो प्रतिबंध लगा रखा था हथियारों का, वो हटा रहे हैं ताकि वो रूस से और ज्यादा लड़ सके? युद्ध शुरू होते ही 3 वर्ष पहले मैंने कहा था, और अपने चैनल के थ्रू जो भी जहां था कहा था, कि जो तथाकथित रूप से रेड लाइन है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका डरेगा और उसको क्रॉस नहीं करेगा, डिफेंसिव हथियार देगा। और यह कल न्यूज आता है कि वहां के मर्ज हैं, वो कहते हैं कि यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी के जो हथियार है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी अब यूक्रेन उसका रूस में कहीं में मार सकता है, मॉस्को में, यहां तक कि जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है जिसके हेड पुतिन है, लावरोव का जगह है, इनकी पार्लियामेंट, सब जगह मारेंगे। और अब इसके ऐसा लगता है कि अमेरिका के लाखों कोशिशों के बाद से कि तृतीय विश्व युद्ध परमाणु बम के साथ ना हो, यूक्रेन का एक आत्मघाती चाहत है, और जिसमें ये नेटो के ये तथाकथित देश जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम हार नहीं रहे हैं, उस आत्मघाती ताकत को बल दे रहे हैं। तो फिर से हम कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा, जो पहले भी मैंने बनाया था कुछ वीडियो साल भर पहले या कुछ, की एक कदम और आगे विश्व युद्ध की तरफ परमाणु बम लड़ाई के साथ वह फिर से हम 2-3 कदम आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज ही बयान छपा है उत्तरी कोरिया के जो किम जोंग उन है, और उन्होंने कहा कि जो गोल्डन डोम के नाम से पूरा सिस्टम ट्रम्प बना रहे हैं वो असल में एक बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं आपको लेके चलना चाहता हूं दूसरी खबर की तरफ, जो आ रही है तुर्की के विदेश मंत्री के हवाले से। वो पहुंच गए वहां पर, तो क्या जो तुर्की में बैठकर रूस और यूक्रेन बातचीत करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होगी, या ईरान को लेकर चर्चा होगी, या पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है अपना पूरा प्रतिनिधिमंडल लेकर वहां पहुंचा था उसको लेकर चर्चा होगी? क्या लगता है आपको? पहले भी मैंने कभी कहा था कि जब यह विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देश में जाते हैं और उन बातों के लिए, उन मसलों के लिए जिनका हल टेलीफोन से हो सकता था, या इनके सेक्रेटरी
फॉरेन सेक्रेटरी हो, डिफेंस सेक्रेटरी हो सकता था, फिर भी जाते हैं तो इसका एक दो कारण होते हैं। एक तो अपनी जनता को दिखाते हैं भैया मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक, उसको छोड़ दीजिए। एक जियो पॉलिटिकल का वो हिस्सा कि एक दूसरे को वो सीधे के सीधे बात करके, जो कि टेलीफोन पर नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड होने की 100% संभावना है, एक दूसरे की बातें करते हैं। क्या क्या करें? आपने पाकिस्तान में कहा, निश्चित रूप से इसकी चर्चा होगी क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मिलके उसके साथ काम करना चाहता है, भारत के खिलाफ हुआ तो ही है। ये जो युद्ध शांति की जो बात चल रही है अमेरिका के द्वारा, कहां बात कर इसमें चल रहा है, हालांकि अभी मोस्ट न्यूट्रल कंट्रीज में सऊदी अरबिया है। जहां तक पोप की बात है वो तो खारिज हो ही गए, वहां नहीं बात होगी, और कतर यूएई जैसे देशों में नहीं होगी। तुर्की एक चीज बनता था, बेलारसिया में यूक्रेन जाने को नहीं तैयार है, तो तुर्की इस इनिशिएटिव को खुद लेना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हम यहाँ पे हैं। इससे इसको जियोपॉलिटिकली बहुत फायदा होगा, रूस के भी करीब होगा, रूस के साथ इसका व्यापार बहुत जबरदस्त ज्यादा है। और तुर्की ऐसा देश है जो कि न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, नेटो का मेंबर है, साथ साथ रूस के साथ भी व्यापार है, S-400 तक खरीदता है वहां से, और इसलिए इनके जाने का बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इस पर सब विदेशी ताकतों की नजर, खुफिया विभाग की नजर होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। जी, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। 3 घंटे तक एक्स फिर से एक बार, यानी कि ट्विटर फिर से एक बार बंद रहा। मस्क जो है कह रहे भैया 24 घंटे काम करना पड़ेगा तब ठीक होगा। 24 घंटे बिल्कुल काम करो, लेकिन एक ही बंदा कैसे करेगा? उसको खाना है, उसको शौच जाना है। तुम नंबर बढ़ाओ, 6-6 घंटे के हिसाब से काम करवाना तो 4 बंदों को रखो। टेक्निकल ग्लिच जब से इन्होंने आया है, यानी टेक्निकल गड़बड़ी जब से आया, तो ये तीसरी चौथी बार संभवतः है। और जैसे फेसबुक में नहीं नजर आता, बहुत कम आता है, एक्स में हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ की कमी है, यह तो साफ दिख रहा है। शुरुआती दौर में जैसे हमने देखा है कि अमेरिका में भी जब से टेक्निकल स्टाफ एयरपोर्ट से हटाए गए तो एक्सीडेंट का रेट बढ़ गया था, अभी उन्होंने फिर रोका है। तो तुम इस टेक्नीशियन की कमी को बंदे के घंटे बढ़ा के करो, एक बंदे को हवाई जहाज में बिठा दो, कहो कि भैया तुम 10-10 घंटे उड़ो, तो ज्यादा ज्यादा डेंजरस होगा, वो लैंड करने में ज्यादा होगा, सोता रहेगा बंदा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, इमरजेंसी होगा तो एक्स में के मालिक जो है लॉन मस्क, अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, और वह तो हमें दिख रहा है। जी, जब हर फैक्ट्री आज चाहते हैं ट्रंप के वापस अमेरिका में लग जाए, तो कपड़ों से क्या एतराज है साहब को? कपड़े इन्हें बहुत सस्ते दर पे मिल रहे हैं। जहां तक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वापस लाना चाह रहे हैं, तो इनके नजर में जो भी इनके समर्थक हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, उनको लगता है कि चिप्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसमें हम अननेसेसरली बहुत सारा टैक्स दे रहे हैं, हमें फायदा कम है। दूसरे जगहों में बनवा रहे हैं, ताइवान हो या साउथ कोरिया हो, ऐसे ऐसे कई देश हैं। जबकि इन्हें लगता है कार में भी मेक्सिको, कनाडा वगैरह हो। कपड़े में बहुत महारत हासिल है बांग्लादेश को, दक्षिणी कोरिया को, इन लोगों को, और यहां के कपड़ों का टक्कर देना आसान नहीं है। हालांकि इनके मजदूरों को फायदा नहीं है, मजदूर जो है सो वहीं के वहीं है, इनका जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन मजदूरों की जहां तक बात है बड़ी बुरी हालत है। हमारे यहां भी जीडीपी बहुत बड़ा है, कहने के लिए 4 ट्रिलियन हो गया, चौथे जगह पर आ गए, मजदूरों की हालत और खस्ता हो गई, और हमारे चंद पूंजीपति वर्ग बहुत मोटे हो रहे, फटने की हालत में आ गए। तो इसलिए वो कपड़ों पर अभी ध्यान नहीं दे रहे, बाद में जरूर उस पर भी टैक्स लगाएंगे, छोड़ेगा नहीं वो इंसान, बहुत सख्त और बेरहम हुआ व्यापारी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों के लिए। यहाँ जो पहला अपडेट है वो ये कि जो चर्चा चल रही थी कि भैया जंगबंदी होने वाली है, हमास के और अमेरिका के बीच में एक बातचीत हो गई है, वो लगता है अब इजराइल ने फिर से डिरेल कर दी। हाँ, इसराइल ने फिर से ना कर दिया। 70 दिन की बात थी, अब जहां तक कैदियों की बात है, 10 ही बचे हुए, उनका अदला बदली की बात है। और नेतन्याहू अपने कारण से एक तो शांति नहीं चाहते हैं, दूसरा वो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं ईरान वाला कि ईरान के पास परमाणु बम, उसे खत्म करो, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं। अभी खबर आए कि ट्रंप और नेतन्याहू में सीधे टेलीफोन से बात हुई और काफी हॉट बहस हुई, एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे दोनों। तो वह लग रहा है कि कहीं से भी नेतन्याहू तैयार नहीं है। नेतन्याहू चाह रहा है कि ईरान पर आक्रमण कर दे, यानी युद्ध को अब सीरिया, लेबनान से आगे बढ़ा के ईरान तक फैलाया जाए, और वो वहां कहीं से भी अब ट्रंप
नहीं चाह रहे। ट्रंप के जितने स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट जो वहां के हैं, जेडी वांस, उनके विचारों को सुने, उनके बातों को सुने, और इनके जो सलाहकार जो हैं, बाकी जो लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, वह लोग अब मिडिल ईस्ट में युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उधर यूक्रेन को रोकने की कोशिश, कवायद जारी, यहां भी फिर से उखड़ गया। हो सकता है यहीं से परमाणु बम शुरू हो जाए, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं से उसमें रोल आ जाए। ये सब ये लोग अभी तत्काल हालत में कहते हैं ना, उतना ही बड़ा कौर लो जितना तुम्हारे मुंह में समा सके, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। जी, जर्मन ने जो एक बयान दिया, जर्मनी की तरफ से जो एक प्रतिक्रिया आई, और उसमें कहा गया कि हमास के नाम पर अब लोगों को मारना बंद करो गाजा में। अभी तक ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस बोल रहे थे, जर्मन खामोश था। तो वो भी क्या मौके का फायदा उठा के अपनी महानता दिखा रहा है, या वाकई में कुछ गंभीरता है? कहना बड़ा मुश्किल। जो नया वाला वहां का चांसलर रहा है, मर्ज, मतलब उसका कोई मर्ज नहीं लगता है मुझे। ऐसा बीमार आदमी है, एक्सट्रीम दक्षिणपंथी है। तो सबके जब एक सीआर बोलता है तो हर सीआर बोलना शुरू करते हैं, हुआ में शामिल होते हैं। उनकी अर्ज होती है करें, तो शायद मर्ज ने भी इसी तर्ज पे ये बातें कही हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं से ये शांति हो जाए। मैं भी चाहता हूं, बहुत हो गया इस तरह का जनसंहार हाल फिलहाल के इतिहास में, खासकर 21वीं शताब्दी में होना, यह पूरे मानव सभ्यता के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जी, चलिए, बहुत अच्छा। वैसे आपने तुकबंदी बहुत अच्छी की है, मर्ज, अर्ज और तर्ज। खैर, अब छोड़ देते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है सऊदी अरब से। क्यों कह रहे हैं ये लोग कि भैया हमने शराब से पाबंदी नहीं हटाई, सफाई देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है इनको? कुछ सोशल मीडिया पर उनका जो नया वाला प्रिंस है, तथाकथित रूप से तो अभी राजा नहीं है, एमबीएस, तो ये सलमान जी जो हैं चाहते हैं कि सऊदी अरबिया का एक विजन हो और अगले 8 से 10 वर्षों में केवल तेल के ऊपर हम आश्रित ना रहे, हमारी इकोनॉमी उस पर आश्रित ना रहे, क्योंकि तेल का उत्पादन बंद करने की बातें हो रही, क्योंकि क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है। नंबर 2, जो लिथियम वगैरह से बैटरी आ रहे हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, यानी पानी से जो एनर्जी बन रहे हैं उस सब की, या न्यूक्लियर का तो है ही है, वो सब आ रहे हैं। तो हमारी मार्केट बहुत कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो पूंजी है जल्दी से जल्दी लगा, इसलिए लोगों को बुलाने की कोशिश हो रही है। पहले भी इन्होंने फ्री दी है कि जो टेक्नीशियन है, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे यहाँ हम नागरिकता देंगे। तो इसलिए उन्होंने 1 साल पहले खासकर जो एम्बेसी के डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए शराब की दुकान खोल दी थी, नॉन मुस्लिम के लिए। अब उस एम्बेसी में यदि मुस्लिम होगा तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, वो नहीं मिला, उनके लिए खोली थी। तो अभी इसमें आ गया है सोशल मीडिया में कि बाकी सब के लिए फ्री हो गया, नहीं जाओ दारू खरीदो और पियो। वैसे सऊदी अरेबिया में भी भले ही बिहार के स्तर का ना हो, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, बुटलेगिंग जिसको कहते हैं शराब का, वो चल रहा है। लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े लोग खरीद के पी रहे हैं, और बाकी लोग नहीं है। तो इसलिए उनको कहना पड़ा कि भैया जो बाकी सब चीजें ठीक है, औरतों को हमने ड्राइविंग दे रहा है वो भी ठीक है, जहां तक औरतों और मर्दों का पब्लिक जगह पे जाना उसमें छूट दी है, लेकिन शराबबंदी अभी नहीं खत्म की हुआ, लागू है, खासकर उन लोगों के लिए जो मुस्लिम है, क्योंकि उनका पीना सही नहीं है इस्लाम धर्म के हिसाब से। जी, अभी हज का वक्त भी चल रहा है, हो सकता है इसलिए ज्यादा सफाई देनी पड़ रही हो, वरना नियोम शहर एमबीएस ने बसाया है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा याशी का अड्डा बनेगा, क्योंकि वो चाहता है जो शेख अमेरिका और ब्रिटेन में जाके याशिया काटते हैं, वो अब लड़कियों को यहीं बुलाए, यहीं पे पैसा रहे, यहीं पे शॉपिंग की जाए, उसके लिए वो चला रहा है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान पहुंचकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट के साथ हैं, और वो भी उस दौर में जबकि अमेरिका साफ कर चुका है कि भैया तुम यूरेनियम संवर्धन भी नहीं कर सकते। क्या कहलाता है बयान सर? ये पाकिस्तान जो अकेला पड़ रहा है, अफगानिस्तान उसके बॉर्डर पे भी वो भारत के साथ आना चाह रहा है। चीन ने हालांकि बुलाया, कहां तक संधि हुआ नहीं हुआ पता नहीं, और भारत का जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, विदेशों में भी लोगों को भेजना, हालांकि भारत को बहुत सफलता नहीं मिली है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अपनी जनता को दिखाने के लिए, नंबर 2, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव यदि कहें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये करने के लिए बाकी जगह दौड़ रहे हैं। और तुर्की के बाद से अजरबैजान, तजिकिस्तान जाने वाले हैं, ईरान में पहुंचे हैं। तो ईरान में इनका बड़ा जबरदस्त वार्म वेलकम हुआ है। रेड कार्पेट तो खैर सबको मिलता है, बहुत गर्म जोशी से इनका स्वागत किया गया है, और इन्होंने कहा है कि हम ईरान के इस अधिकार को समर्थन देते हैं कि वह परमाणु का संवर्धन करे, उसके सिविल
यूजेस के लिए इस्तेमाल करे, दूसरा करे। बाय द वे, ओमान ने भी कहा है कि हम भी समर्थन करते हैं, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में संधि ठीक है। करवाने की कोशिश कर रहा है। 5वें दौर की मीटिंग हुई थी जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का एक खबर कल रात से, शाम से, आज सुबह से चलाई जा रही है कि डर गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ईरान की धरती से कह रहा है कि हम हर मुद्दे पर भारत के साथ बात करने को तैयार हैं। क्या उसके बात करने के ऑफर को, पाकिस्तान प्रधानमंत्री के बात करने के ऑफर को डर की तरह ही देखा जाए, या हमें भी बात करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार की मजबूरी है कि भारत के जनता को यह बताए कि हम डरे नहीं और हमारा दुश्मन पाकिस्तान को डरा दिया, लाल आंखें दिखा दी। हालांकि चीन अभी उससे बाहर है, उस रेडार स्कोप से बाहर है। मौका आने पर वह भी करेंगे। अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के साथ तो अमेरिका खुद ही झुक गया है जहां तक ट्रेड या टैरिफ वॉर की बात है। लेकिन जहां तक यदि डिप्लोमेसी सही है, बांग्लादेश की बात से हमने कहा था कि भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं से हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध को खराब कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। विश्व गुरु तो छोड़ो, हम एशिया में भी अकेले थकेले पड़ रहे हैं, चाहे नेपाल हो, यहां तक कि बर्मा भी हो। तो श्रीलंका के साथ हमारा संबंध ठीक है। तो उस स्थिति में यदि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, यदि तुम लगता है कि हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो करो, ना कि उसको जबरदस्ती उसको फिर से बैकफुट पर जाने को मजबूर करो और वापस फिर से जो भी संधि की बात है उसको खत्म करो। यह गलत विदेश नीति का एक हिस्सा है जी। अब एक सवाल है जो मेरे अपने जहन में उभर रहा है। पहले तुर्की, फिर ईरान, फिर जाएंगे अजरबैजान, फिर जाएंगे ताजिकिस्तान। पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा मुस्लिम देशों का चाहेता मानता है, वो खाड़ी देशों में क्यों नहीं जा रहा है? एक सवाल ये, क्या आपको नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है? देखिए, खाड़ी देश भी बाई एंड लार्ज तो वही है, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, यानी गल्फ के जो है, और उसमें आसपास के लोग जैसे बहरीन, कुवैत और ये सब हैं, कतर, सऊदी भी है, उसमें यूएई भी है। तो इन लोगों का अपना कोऑपरेशन का जो एक केंद्र है जो चला आ रहा है और काफी पुराना है, मतलब 30-40 वर्षों से अधिक से इनका संबंध है। उतना स्ट्रांग ना होने के बावजूद भी संभवतः मेरी समझ है कि बाहर के लोगों को, चाहे मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो, आखिर अरब कंट्रीज अलग और अरब लीग से अलग बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और पाकिस्तान को खासकर ये लोग अपने अंदर नहीं आने देना चाह रहे हैं। और हालांकि कतर ने अभी वर्षों के बाद, 1.5 दर्जन वर्ष के बाद से, 18-19 वर्ष के बाद, जैसे आपने शुरुआत में कहा था संभवतः, कि उसने पाकिस्तानियों के लिए वीजा लगाना शुरू कर। कुवैत ने सर, कतर नहीं, कुवैत। कुवैत ने, हाँ सही, कुवैत भी उसका जीसीसी का हिस्सा है। तो धीमे धीमे पाकिस्तान को मान्यता मिलने, लेकिन पाकिस्तान को ये लोग, स्पेशली बांग्लादेश के बाद से, जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने किया, और जिस ढंग से वहां पे आतंकवाद है और जिस तरह से मिलिट्री रूल है, ये अपने आप को मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे अमेरिका के साथ बेहतर संबंध है। पाश्चात्य सभ्यता भले ही ना हो, लेकिन पाश्चात्य पूंजी है। तो पाकिस्तान को एक तरह से दरकिनार थोड़ा सा कुछ रखना चाहते हैं, लेकिन यह पाकिस्तान को समझना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को वाकई में दरकिनार रखना चाहते हैं, या हमारे प्रतिनिधिमंडल जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान ने वहां का दौरा करना उचित नहीं समझा? नहीं, हमारे प्रतिनिधि मंडल का कोई खास वो नहीं है। दौरा दोनों का साथ साथ हो सकता है। काफी बड़ा क्षेत्र वो आता है। जब भारत का प्रतिनिधि यदि कतर में है तो तुम यूएई में जाओ और दूसरे जगह में जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन इससे, और जहां तक जीसीसी की बात है, वह झुकने वाले नहीं है। केवल अमेरिका और इजराइल को छोड़ दे तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि भारत पाकिस्तान क्या सोच रहे नहीं सोच रहे। उनका बहुत स्वतंत्र उस मामले में विदेश नीति है। हालांकि भारत के साथ अच्छा संबंध, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अपनी देश की नीति और विदेश नीति को कैसे बदले। ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में डगमगा रहे हैं। भारत से लड़ना भी चाह रहे, नहीं भी लड़ सकते हैं जी। क्या एक सवाल ये भी उठ सकता है कि जब हमले हो रहे थे 4 दिनों तक, जब लड़ाई चल रही थी, तो तब ये गल्फ कंट्रीज वाले जो है खामोश बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब हमारे सांसद वहां पे पहुंचे हैं, वो अपना पक्ष वहां पे रख रहे हैं। तो हम पाकिस्तान और जो खाड़ी देशों के बीच जो एक रिश्ता दिखाई देता है, उसको तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। कहना बड़ा मुश्किल है कि हम लोग पाकिस्तान को दरकिनार कर देंगे। मान लेते हैं कि कुछ हद तक सफल भी होते हैं, तो पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा इस्लामिक या मुस्लिम देश है जिसके पास एटम बॉम्ब है।
अमेरिका के करीब आ रहा है, चीन के तो करीब है ही है। और उसका भी जहां तक उसके पायलट्स हैं F-16 सिखाने के लिए अरब कंट्रीज में जाते थे, अभी भी हाल फिलहाल में जाते हैं। जहां तक हमारे पास जिस राफेल पे हम गर्व करते थे या कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों ने वहां सऊदी अरब में जाकर राफेल वगैरह सब उड़ाया हुआ है। मतलब उनको खुला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान एक दरकिनार ना होने के बावजूद अंत में वह उस तरह का नेतृत्व नहीं दे पा रहा है, उस तरह का अगली अगुआ दस्ता में नहीं शामिल हो रहा है जैसे कि वहां के सऊदी अरबिया या टर्की या ईरान है। और यह पाकिस्तान क्यों नहीं है, यह पाकिस्तान की जनता सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त का थोड़ा तकाजा है। हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, इंसाफ तो दिला ना पाए या इंसाफ तो ले ना पाए। जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, उनकी बेटी को ट्रोल किया गया, कार्रवाई तक भी नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका के दौरे पर जरूर जा रहे हैं। विदेश मंत्री का दौरा समाप्त हो चुका है, वो कब निकलेंगे दौरे पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जितने जी प्रतिनिधिमंडल है वो अभी दुनिया भर में घूम ही रहे। और यहाँ नरेंद्र मोदी ने रोड शो कराना शुरू कर दिया है। सोफिया कुरैशी के परिवार से अपने ऊपर फूल वर्षा करा रहे हैं। बेहतर होता सोफिया कुरैशी के खिलाफ, बकवास करने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके उनके परिवार को न्याय देते, देश को बताते कि उन्होंने कुछ किया है। लेकिन सब कुछ शायद सत्ता के लिए किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीज पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।